एपिस्टेक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस हमें पता है कि मोस्टली 90% जो एपिस्टेक्सिस का जो केजल ब्लाच प्लेक्सस था वो मोस्टली कहाँ पर था, लिटिल ज़ेरी में था। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एपिस्टेक्सिस की कंडीशन आती है। नंबर 2, दूसरा जो है, अगर कोई मिडिल टर्बिनेट से ऊपर आ रहा है, एपिस्टेक्सिस मिडिल टर्बिनेट से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच आएगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच जो है वो मिडिल टर्बिनेट से ऊपर की तरफ आती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अबोव द मिडिल टर्बिनेट्स, एबोव मिडल टर्बिनेट्स या मिडल कॉन का, उससे क्या आती है, वहाँ पर किसकी वजह से डिसरप्शन या इरप्शन या इसके अलावा ब्लीडिंग होती है। इट इज़ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर बिलो मिडल टर्बिनेट्स की तरफ से हो, बिलो मिडल टर्बिनेट्स की वजह से, तो वहाँ से कौन सी ब्रांच आ रही थी, मैक्सिलरी आर्टरी की स्फीनोपेलेटाइन ब्रांच, स्फीनोपेलेटाइन ब्रांच आ रही थी मिडिल बिलो से, तो वो उसकी डिसरप्शन की वजह से होती है। नंबर 4 इसके अलावा अगर पोस्टीरियर की तरफ ये क्या हो, डिसरप्शन हो या पोस्टीरियर साइट एपिस्टेक्सिस हो, तो वो डायरेक्ट ब्लड जो है वहाँ से पोस्टीरियर से डायरेक्ट किसकी तरफ चला जाता है, पोस्टीरियर से डायरेक्ट किसकी तरफ, फेरेंक्स की तरफ चला जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग मोस्टली डिफ्यूज़ भी हो सकती है। डिफ्यूज़ में क्या होती है, डिफ्यूज़ में जनरलाइज्ड ऑल वेसल्स इफेक्ट कर सकती हैं। और साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस में अगर बात की जाए तो लोअर रीजन में जो नेज़ोफेरेंक्स का रीजन है उसमें भी क्या आ सकती है, उसमें भी ब्लीडिंग की कंडीशन या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। साइट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो उससे पहले लिटस एरिया है 90% इफेक्ट करता है जो एंटीरियर इन्फीरियर रीजन है। और इसके अलावा एबो मिडल टर्बिनेट जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से की ब्रांच से आता है। और इसके अलावा जो एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी आ रही थी, बिलो द मिडल जो ब्रांचेस आते हैं, मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस स्फीनोपेलेटाइन से, और पोस्टीरियर फेरेंक्स में ब्लड ड्रेनेज कर देता है। और डिफ्यूज़ में जनरलाइज सिस्टमिक जितने भी डिजीज़ हैं उसकी वजह से डिफ्यूज़ की एपिस्टेक्सिस कॉम्प्लिकेशन आती है। और नेज़ोफेरेंक्स में लाइक एडेनोडाइटिस में बता चुका था, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस की बात करें तो 2 किस्म के एपिस्टेक्सिस हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, एक का नाम इंटीरियर एपिस्टेक्सिस है और दूसरे का नाम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है। इंटीरियर एपिस्टेक्सिस नाम से ही जाहिर है कहाँ से होगा, फ्रॉम फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के फ्रंट रीजन से जो एपिस्टेक्सिस होगा उसका नाम इंटीरियर है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की बात की जाए तो फ्रॉम कहाँ से होगा, बैक ऑफ द नोज, बैक ऑफ द नोज के रीजन से जो एपिस्टेक्सिस हो लाइक इन द थ्रोट रीजन, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है। इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की बात की जाए तो यहाँ पर पेशेंट क्या होता है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में नेजल ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें क्या आता है, इसमें वोमिटिंग होती है क्योंकि ब्लड जाता है फेरिंक्स को, तो फेरिंक्स में जाने के साथ इट प्रोड्यूस वोमिटिंग एंड दैट वोमिट इज कॉफ़ी कलर्ड वोमिट, कॉफ़ी कलर्ड वोमिटिंग होती है। नंबर 3 इसके अलावा यहाँ पर ये जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ मोर कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन है। एंड दिस इज़ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इज़ लेस कॉमन। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो 4 नंबर पे सबसे पहले जो है ये मोस्टली कहाँ से आता है, दिस इज़ हमें बता चुका हूँ कि ब्लाच प्लेक्सिस जो था, लिटल एरिया जो रीजन था, तो वहाँ से इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, जबकि नेज़ोफेरेंक्स की रीजन में आता है मोस्टली। इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की फर्दर बात की जाए तो 5th नंबर पे आता है, ये मोस्टली किस में होता है, चाइल्ड में, जो चाइल्ड होते हैं और जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें आता है। जबकि इसकी अगर बात की जाए ये आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज में पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। ये किसकी वजह से ज़्यादा होता है, इट इज़ ड्यू टू ट्रामा की वजह से ज़्यादा होता है। जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में अगर बात करें तो इट इज़ ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले लोकल प्रेशर हम लगा सकते हैं, लोकल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उस लोकल प्रेशर की वजह से भी कंट्रोल हो सकता है। अगर लोकल प्रेशर की वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एंटीरियर नेज़ल पैकिंग करते हैं, जबकि इसमें लोकल प्रेशर की वजह से कंट्रोल नहीं होता है। हेयर इट इज़ वी हैव टू डन पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग।
इसमें पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग की जाती है, किसमें? पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में। एंटीरियर की एपिस्टैक्सिस है का नाम पोस्टीरियर एंटीरियर फ्रंट रीजन में है, और ये पेशेंट सिटिंग पोजीशन में भी एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आती है। मोर कॉमन है, लिटल एरिया से होता है। एंटीरियर नेज़ल पैकिंग की जाती है और उसमें चाइल्ड और यंग और ट्रामा की वजह से। पोस्टीरियर बैक ऑफ द थ्रोट में होता है, इसमें वॉमिटिंग होगी, कॉफ़ी कलर्ड वॉमिटिंग होगी, हाइपरटेंशन की वजह से होता है और लेस कॉमन है। और इसके साथ साथ ये 40 ईयर्स की एज में, आफ्टर 40 ईयर्स की एज में होता है, और इसके साथ साथ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से और पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग इस पे की जाती है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिस्टेसिस में कुछ हिस्ट्री में पॉइंट्स पता होना चाहिए, लाइक मोड ऑफ ऑनसेट, कि मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है? सडन है। मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है? नंबर टू उसके बाद दूसरे आपको पता होना चाहिए इट इज़ आल्सो ड्यूरेशन, कब से हो रहा है एपिस्टेक्सिस और ड्यूरेशन के साथ कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है। एंड नंबर थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है ड्यूरिंग एपिस्टैक्सिस, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस हो रहा है। नंबर फोर की अगर बात करें तो कौन से साइड से हो रहा है? इंटीरियर साइड से हो रहा है, साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस कि कहाँ से हो रहा है, इंटीरियर से रीजन से हो रहा है या पोस्टीरियर रीजन से हो रहा है। फिफ्थ वन, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली मेम्बर्स में कोई गार्डियंस में या कोई फैमिली मेम्बर में उनमें एपिस्टैक्सिस की कंडीशन है या नहीं है। नंबर 6 ड्रग हिस्ट्री देखते हैं कि ड्रग्स में ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है या नहीं आ रही, लाइक एनर्जेसिक ड्रग्स अगर कोई पर्सन ज़्यादा यूज़ करता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट तो यूज़ नहीं कर रहा तो उसकी वजह से भी ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का पता करना है मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले फर्स्ट एड किया जाता है। फर्स्ट एड में क्या किया जाता है? जोन से अगर लिटिल्स एरिया से ज़्यादा एपिस्टैक्सिस हो रही है तो वहाँ पर उस रीजन को क्या कर देना है? डायरेक्ट पिंच कर देना है, पिंचिंग ऑफ नोज करना है। पिंचिंग ऑफ नोज किसके ज़रिए से की जाता है? दबा देना है, प्रेस कर देना है बाय थंब या इंडेक्स फिंगर से। थंब या इंडेक्स फिंगर से क्या कर देना है? पिंचिंग कर देनी है। इसमें दो मेथड आते हैं, एक का नाम है ट्रेटर मेथड्स, एक का नाम है ट्रॉटर्स मेथड। ट्रॉटर्स मेथड में क्या किया जाता है और दूसरे का नाम है कूल्ड कंप्रेसर। अच्छा, अभी ट्रॉटर्स मेथड्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है? पर्सन को बिठाया जाता है, लीन फॉरवर्ड, एंड दैट पर्सन शुड बी लीन फॉरवर्ड, बिठाया जाता है। और जोन सी वेसल्स है उस वेसल को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है बाय थंब और फोर फिंगर, एंड और पेशेंट को कहा जाता है कि जो ब्रीथिंग है वो किससे करो? माउथ से ब्रीथिंग करो। तो दिस इज ट्रॉटर मेथड्स और मोस्टली फॉर 5 मिनट तक तकरीबन किया जाता है। कूल्ड कंप्रेशन में क्या किया जाता है? कूल्ड कंप्रेशन में जोन सी वेसल्स हैं नोज़ की वहाँ पर कूल्ड कुछ भी आइस वगैरह लगाया जाता है ताकि रिफ्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो, और रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए और वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो, और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ पर ब्लड लॉस वगैरह कम हो। नंबर 2 फर्स्ट एड में तो ये ट्रॉटर्स मेथड कूल्ड कंप्रेसर वगैरह आ जाते हैं। नंबर 2 दूसरा जो है वो कैथेटराइजेशन है। कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि अगर ये से कंट्रोल नहीं हो रहा फर्स्ट एड से, अगर एंटीरियर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन है तो इसमें एंटीरियर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स जिस ब्लड वेसल से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो उस ब्लड वेसल को क्या कर दिया जाता है? कोगुलेट कर दिया जाता है। कोगुलेशन उसकी कर दी जाती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोकॉटरी की वजह से। इलेक्ट्रोकॉटरी के जरिए से उससे ब्लड वेसल की क्या कर जाती है? लाइगेट कर दिया जाता है, उसे कोगुलेट कर दिया जाता है। उस प्रोसेस का नाम कैथेटराइजेशन है। अच्छा देखिए, अगर इस कंडीशन में भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद नेजल पैकिंग की जाती है। नेजल पैकिंग दो पैकिंग है, एक का नाम एंटीरियर नेजल पैकिंग है और दूसरे का नाम पोस्टीरियर नेजल पैकिंग है। एंटीरियर नेजल पैकिंग क्या कहते हैं? एंटीरियर नेजल पैकिंग में क्या किया जाता है? एक रिबन गाज लिया जाता है। रिबन गॉज को क्या किया जाता है? एंड दैट रिबन गॉज इज सॉक्ड इन लिक्विड पैराफिन्स। लिक्विड पैराफिन्स में उसे क्या किया जाता है? सॉक किया जाता है। और सॉक करने के बाद उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मोस्टली 2.5 सेंटीमीटर एडल्ट में हो, और इसके अलावा 12 मिलीमीटर चिल्ड्रन में होना चाहिए।
ये इसकी लेंथ तकरीबन हो 2.5 सेंटीमीटर एडल्ट्स में और 12 मिलीमीटर चिल्ड्रन में हो, उसकी फिर आगे लेयरिंग बना दी जाती है इनसाइड द नोक। अगर उस लेयरिंग हॉरिजॉन्टल है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉरिजॉन्टल पैकिंग। अगर उसकी लेयर क्या है? वर्टिकल है, तो उसका नाम है वर्टिकल पैकिंग। वर्टिकल पैकिंग, हॉरिजॉन्टल पैकिंग और वर्टिकल पैकिंग की लेयरिंग नेजल म्यूकोजा में मोस्टली कितने टाइम तक की जाती है? फॉर 24 आवर। अगर 24 आवर से ज़्यादा हैं, अगर 2 to 3 डेज तक हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, लाइक साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन होते हैं और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के इन्फेक्शन। तो उसके लिए साथ साथ आपने क्या देना है? पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने हैं। एंटीनेजल पैकिंग में रिमोनगॉज लिया, लिक्विड पैराफिन में सोक किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या कर दिया? पैक कर दिया। तो 2.5 सेंटीमीटर अडल्ट में होना चाहिए, 12 मिनट। अगर ये 24 आवर से ज़्यादा हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया। पोस्टीरियर रीजन में अगर ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन है, तो पोस्टीरियर रीजन में क्या किया जाता है? इसी तरह पीस ऑफ गाज लिया जाता है। वो पीस ऑफ गाज जो है वो किसके ज़रिए से? इट इज़ फ्रॉम यहाँ से माउथ के ज़रिए सॉरी नोज़ के ज़रिए से डाला जाता है और नोज़ के ज़रिए से माउथ के ज़रिए से यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जो ही माउथ के ज़रिए से वहाँ से विड्रॉ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या अटैच करते हैं? यहाँ पर इसके साथ साथ गाज अटैच किया जाता है और वो फिर यहाँ से इट इज़ पुल्ड आउट, यहाँ बैकवर्ड की तरफ लेके आते हैं। तो वहाँ पर जो पोस्टीरियर नेज़ल रीजन है, पोस्टीरियर नेज़ल का एरिया जो है, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है। तो पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग में अगर पोस्टीरियर नेज़ल की ब्लीडिंग हो रही है तो नोज़ के थ्रू से एक कैथेटर होता है, रबर कैथेटर, यहाँ से नोज़ के थ्रू से माउथ से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर माउथ के ज़रिए वहाँ पर जो पीस ऑफ गाज जो है वो अटैच कर दिया जाता है और उसके ज़रिए से पोस्टीरियर जो रीजन है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? पैकिंग कर दिया जाता है। इसमें एक दूसरा प्रोसेस होता है, उसका नाम है फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर में क्या किया जाता है? फोलिस कैथेटर में ऐसा किया जाता है, जो भी रबर कैथेटर है वो डाल दी जाता है और जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पर पोस्टीरियर नीचर पे इन्फ्लेटेड कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है। बालून जो है उसका बालून इज फिल्ड विद सैलिन, उसको सैलिन से फिल्ड करके इन्फ्लेट कर देते हैं और जो एरिया है, जो रीजन है जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, एंड दैट ब्लीडिंग रीजन बिकम क्या? कंप्रेस्ड। और वो ब्लीडिंग रीजन क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हो जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो एंटीनेज़ल पैकिंग हुआ और दूसरा पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग हुआ। अगर पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है, अगर प्रोसेस है, उसका नाम है एंडोस्कोपिक कैथेटरी। एंडोस्कोपिक कैथेटरी में पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग मोस्टली की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है? पेशेंट को एनेस्थीसिया मस्त देना है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस, उसका नाम है सब म्यूकोजल रिसेक्शन। सब म्यूकोजल रिसेक्शन में क्या किया जाता है? इसमें म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप लिया जाता है। म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप की क्या कर दी जाती है? जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस म्यूको, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह में जो फ्लैप है, जो स्किन है, उससे क्या कर दिया जाता है? उस स्किन को एलिवेट कर देते हैं। अभी देखें, जोन से स्किलेट को इरप्ट कर दिया है, जिस स्किन को एलिवेट कर दिया है वहाँ से फ्लैप बन गया है, तो उस स्किन की इरप्शन की वजह से, फ्लैप होने की वजह से उस स्किन को दोबारा क्या करना है? फिर उसके बाद रीपोजिशन करना है। जो ही आप उसको दोबारा रीपोजिशन करेंगे तो रिजल्टेंट में क्या होगा? फाइब्रोसिस होगी, क्योंकि किसी टिश्यू की किसी भी कहीं पर भी टिश्यू की अगर हम रीपोजिशनिंग करते हैं या उसकी एलिवेशन करते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट फाइब्रोसिस होती है और वो फाइब्रोसिस की वजह से जिस वेसल में कंस्ट्रक्शन वो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, वो वेसल्स क्या हो जाती है? कंस्ट्रक्शन हो जाती है। म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप जो है वो निकाला जाता है और एलिवेट किया जाता है और उसकी रीपोजिशनिंग की जाती है और रीपोजिशनिंग करने के साथ साथ उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन की कंडीशन अपीयर आ जाती है। दिस इज ओकर इन सब म्यूकोजल रिजेक्शन या म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप एलिवेशन। इसके बाद अगर ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसमें आखिरी एंड लास्ट में लाइगेशन ऑफ वेसल की जाती है। अगर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से वेसल की क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लाइगेशन करते हैं। अगर मैक्सिलरी आर्टरी की ब्लीडिंग हो रही है तो मैक्सिलरी आर्टरी की क्या करते हैं? लाइगेशन करते हैं। अगर एथमाइडल आर्टरी की
एथमॉइडल आर्टरी की क्या हो रही है, लाइक एपिस्टेक्सिस हो रही है, तो वहाँ पर उसकी लाइगेशन करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। पहले फर्स्ट एड है, फिर कैथेटराइजेशन है, फिर नेजल पैकिंग, मेंटेन नेजल पैकिंग जिसमें रबर गाज वगैरह, इंट्राडेंटल और वर्टिकल नेजल पैकिंग, और एंटीबायोटिक या फॉर 2 to 3 days के लिए हो। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग में पीस ऑफ जो रिबर कैथेटर है वो डाला जाता है और वो माउथ की तरह निकाला जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर गाज अटैच, पीस ऑफ गाज अटैच करके वो पोस्टीरियरली वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। फोली कैथेटर में यहाँ पर आप रबर गाज जो भी है रबर कैथेटर इंजेक्ट किया जाता है, उसके साथ साथ जो जिस रीजन पे पहुँच जाता है तो वहाँ पर जाके इन्फ्लेट कर देते हैं विद सैलिन वाटर। इसके बाद एंडोस्कोपिक कैथेटराइजेशन के लिए मस्ट है कि एनेस्थीसिया देना है, सब म्यूकोसा रिजेक्शन किया जाता है और उसमें क्या कहते हैं म्यूकोपेरिकार्डियल जो फ्लैप है, जो से रीजन से ब्लीडिंग हो रही तो वो फ्लैप को क्या कर देता है, एलिवेट कर देता है। एलिवेट करने के बाद उसके में क्या होगा, फाइब्रोसिस कंडीशन आएगी। फाइब्रोसिस की वजह से जो वेसल्स हैं उसके उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर इसे भी कंट्रोल नहीं हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइगेशन ऑफ वेसल करते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड है, मैक्सिलरी है या एथमॉइडल है तो उसकी वजह से लाइगेशन कर दिया जाता है।